हेलो दोस्तों, मैं आशीष केवट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीएसआर जॉब अलर्ट पर। और मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 25 क्वेश्चन जेल प्रहरी के दोस्तों। और आप दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करिए और इनसे फैक्ट निकालने की कोशिश करिए दोस्तों। आइए दोस्तों इन क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 6 वर्ष किया गया था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 70वां संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 को हुआ था दोस्तों। और जो इसमें जो कार्यकाल है उसमें 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था दोस्तों। और जो इसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ था, ये 44वां संविधान संशोधन। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और ये जनता दल की सरकार ने किया था दोस्तों, जो जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे दोस्तों। और अगर देखा जाए तो इन्होंने जो ये 6 वर्ष का जो सिस्टम है वो 5 वर्ष का वापस कर दिया गया था। और जो इंदिरा गांधी ने ये अपने कहा जाए तो ये कार्यकाल के फ़ायदे के लिए इन्होंने 1 वर्ष बढ़ा लिया था दोस्तों। और दोस्तों और भी जैसे इससे फैक्ट निकाले जा सकते हैं, 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का जो कानून है वो बनाया गया था दोस्तों, वो 300 काम में रखा गया था। और जो पहले जो संपत्ति का जो अधिकार है वो जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत उसके पार्टों में आता दोस्तों। और भी जैसे 31 हो गया उसमें भी आता था दोस्तों, कई उसमें संपत्तियों का अधिकार आता था। और जो 42वें संविधान संशोधन है इसको तो अपने आप ही मतलब एक लघु संविधान के रूप में कहा गया है। और जो 42वें संविधान संशोधन को इसलिए लघु संविधान कहा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत जो बहुत सारी मतलब ऐसी संशोधन या अमेंडमेंट किए गए हैं। और जो इसमें है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो प्रस्तावना में किया गया है कि उन्होंने मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता आदि शब्दों को जोड़ा है। और जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो भारत के जो कहा जाए तो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। जो अनुच्छेद 51 काम में दिए गए हैं और जो 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 जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। और उसमें पहले 10 हुआ करते थे दोस्तों, ये 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है जो कि उसमें मतलब 10 ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो जोड़े गए थे। और फिर एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो 2002 में हुआ था, उसके तहत वो 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पाँचवा? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा पहला। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। अगर देखा जाए दुग्ध उत्पादन में भारत का राज्य में कौन सा मतलब पहला स्थान पर है दोस्तों, तो वो है उत्तर प्रदेश। और अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा तो उत्पादित भी वही करता है दोस्तों, और खपत भी वहाँ पर वो अपनी खूब पूरी कर लेता है दोस्तों। इस कारण उसे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है। और अगर जो दूसरा स्थान देखा जाए इसमें और भी चीज़ें जैसे ऑप्शन से लगाई जा सकती है दोस्तों। और जैसे भारत और अदरक उत्पादन में भी पहले स्थान पर आ जाता है और चीनी उत्पादन में भी पहले पहले स्थान पर आ जाता है। लेकिन कभी कभी इसका एक्सेप्शन दोस्तों ये है कि ये कभी कभी क्यूबा भी आ जाता है और ब्राज़ील भी आ जाता है। और जो कॉफ़ी उत्पादन दोस्तों ब्राज़ील है। और फिर कोयला उत्पादन में चीन है दोस्तों। लोहा उत्पादन में चीन है, सोना उत्पादन में चीन है दोस्तों। और जो क्या नाम से और भी जैसे कई चीज़ें हैं, चीन चीन काफ़ी उस पर पहले स्थान पर, गेहूँ, चावल और फिर तिलहन उत्पादन में तो खैर भारत ही पहले स्थान पर है। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सिंधु घाटी के जो लोग हैं किस में विश्वास रखते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ में या मातृशक्ति में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा ऑप्शन 4 मातृशक्ति में दोस्तों। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मातृ पूजा करते थे दोस्तों। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वास्तविकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो राजा है ना, राजा पुरुष को ही बनाते थे। यानी पितृशक्ति कहा जाए तो मतलब ज़्यादा ज़्यादा सही रहेगा। पर अगर आप ये जीके का क्वेश्चन है तो आप इस पर यही ऑप्शन लगाइएगा दोस्तों। मैं सिर्फ आपको वास्तविकता बता रहा था। और दोस्तों अगर सिंधु घाटी से अन्य कई चीज़ें लिए जाएँ, जैसे जो बर्तन बनाए जाते थे दोस्तों वो लाल मिट्टी से बनाए जाते थे। जो सिंधु घाटी है दोस्तों वो भारत में जो उपयुक्त उसका जो कार्यकाल या समय माना जा रहा है दोस्तों वो 2550 ईसा पूर्व माना जा रहा है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों उसके 2 मुख्य शहर थे, वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोस्तों। जो हड़प्पा है वो 1921 में खोजा गया था दोस्तों। वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो दयाराम सैनी के द्वारा दोस्तों। और जो 1922 में खोजा गया था दोस्तों वो खोजा गया था मोहनजोदड़ो, जो कि राखलदास बनर्जी के द्वारा दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हड़प्पा हो गई, हड़प्पा रावी नदी किनारे, और जो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खोजी गई थी, जैसे लोथल हो गया जो कि गुजरात में स्थित है। और जैसे राखीगढ़ी हो गई, भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थान है दोस्तों। और जैसे राजस्थान में भी मतलब पुरातत्व स्थल है इसके दोस्तों।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास जो अकबर के समकालीन थे वह किसके भक्त थे दोस्तों? कृष्ण जी के, शिव जी के, विष्णु जी के या राम जी के? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा राम जी के। तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्त के अनुसार चलते थे दोस्तों। और उन्हीं के शासन का मतलब उन्हीं के अगर देखा जाए समकालीन कौन कौन थे दोस्तों, एक सूरदास थे, मीराबाई भी थी, और जो कबीर भी थी। जो कबीर थे वो निर्गुण निर्गुण भक्ति धारा के थे दोस्तों। मतलब ना वो भगवान जी को मानते थे, मतलब वो ये कहते थे कि सभी भगवान मतलब एक ही हैं, बस उपासना करो, उनका ये कहना था। और जो विष्णु भक्ति अगर देखा जाए दोस्तों, जो विष्णु विष्णु जी को उपासक थे वो अलवार कहलाते थे दोस्तों। और ये जैनियों से संबंधित है। जो शिव हैं, शिव जी के उपासक जो थे वो नैननार कहलाते थे दोस्तों। और ये भी जैनियों से संबंधित हैं। और जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी की वो उपासक सही कौन थी दोस्तों? वो मीराबाई हुआ करती थी दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या नई दिल्ली में? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान दोस्तों वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में अगर देखा जाए तो बेंगलुरु में अन्य कई बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, जैसे इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में स्थित है। और अगर देखा जाए तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। और बेंगलुरु में दोस्तों इन्फोसिस का अगर कहा जाए तो और बहुत सारी मतलब ऐसे मुख्यालय बनाए गए हैं दोस्तों बेंगलुरु में ही, क्योंकि ये मतलब आईटी सेल के लिए बहुत अच्छा शहर माना जाता है दोस्तों। और जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में बहुत सारे मुख्यालय बनाए गए हैं दोस्तों। और जितने भी अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट मुख्यालय हैं, आप अगर आपको सही ऑप्शन मतलब याद ना आ रहा हो तो आप नई दिल्ली लगा सकते हैं, लेकिन हाँ वो गवर्नमेंट का ही मुख्यालय होना चाहिए दोस्तों। जैसे रेल संग्रहालय हो गया दोस्तों, इस टाइप की कई चीज़ें ये नई दिल्ली के अंतर्गत आती हैं। और तिरुवनंतपुरम में दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों। और चेन्नई एक बंदरगाह भी दोस्तों। और जो कहा जाए जो भारत का सबसे उतला बंदरगाह है वो चेन्नई है, और ये सबसे पुराना बंदरगाह है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 55 वर्ष, 58 वर्ष, 62 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों? बताइए दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो कितनी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो भारतीय मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की जो आयु होती है वो 65 वर्ष होती है दोस्तों। अभी हाल ही में 114वां संविधान संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया था दोस्तों, जो इनकी आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर वो 65 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन अगर जो कहा जाए कहा जाए जो पीएससी से सिलेक्ट होते हैं दोस्तों, वो राज्य के न्यायाधीश, या फिर पीएससी से जो कहा जाए जो यूपीएससी वाले होते हैं वो तो 65 वर्ष होते हैं दोस्तों। लेकिन जो जो पीएससी से होते हैं, राज्य के पीएससी से, तो उनका जो 62 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। और भी जैसे 62 वर्ष का कार्यकाल होता है, जैसे राज्य के मुख्य न्यायाधीश का होता है दोस्तों, या अन्य न्यायाधीश का भी होता है। और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है दोस्तों 62 वर्ष का कार्यकाल। और दोस्तों आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत पत्र क्या है? एक देश की कागजी मुद्रा है, अखबारी कागज है, या लिखने में प्रयुक्त होने वाला ये सादा कागज है, ये सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर ये विस्तृत जानकारी के साथ साथ प्रकाशित प्रपत्र है दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों। और जो ये श्वेत पत्र होता है, अगर कहा जाए दोस्तों, ये जो जो सरकारी रिपोर्ट तैयार की जाती है उनका एक दस्तावेज होता है। और ये सब अपने अपने देश अपने अपने हिसाब से तैयार करके रखते हैं दोस्तों। जैसे जैसे बहुत सारे देश हैं, इन्होंने जैसे अपना अगर कहा जाए श्वेत पत्र है, ये भारत का भी है, ब्रिटेन का भी है। लेकिन ब्रिटेन ने अपनी एक और बुक तैयार करके रखी दोस्तों, जो दस्तावेज कहलाती है, वो कहलाती है ब्लू बुक। और जैसे नीदरलैंड ने ऑरेंज बुक दोस्तों, येलो बुक फ्रांस ने, और भी कई देशों ने, जैसे ग्रे बुक हो गई बेल्जियम की हो गई, जापान की भी एक ग्रे बुक हो गई। और जो क्या नाम से येलो बुक होती है दोस्तों, येलो नहीं दोस्तों, वाइट बुक जो होती है वो चीन की होती है, पुर्तगाल की होती है, और एक और कोई सा देश है दोस्तों। ये 3 देशों की मिलकर एक श्वेत बुक होती है दोस्तों। अगर कहा जाए जो अगर दो देशों का जो मतलब एक कहा जाए तो पार्टनर में कुछ श्वेत पत्र बनता है दोस्तों, या पत्र बनता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर आप बताएंगे। इसे इसे जॉइंट पेपर भी कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर सही होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है कब पारित हुआ दोस्तों? 1802 में, 1856 में, 1826 में या 1902 में? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा 1856 में, ऑप्शन बी दोस्तों। और 1856 में दोस्तों किसका शासनकाल था दोस्तों, मतलब भारत में वॉइसरॉय कौन था दोस्तों? तो वो था लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। और अगर कहा जाए जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है दोस्तों, वो जो भारत के वॉइसरॉय ने किसके सहयोग से स्थापित किया था दोस्तों?
तो भारत में जो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है दोस्तों, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से पारित किया था दोस्तों। और जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे कि 1829 में दोस्तों, 1829 में भी एक हुआ था। और जैसे कि 1829 में भी एक पारित हुआ था दोस्तों, जो सती प्रथा का अंत किया गया था दोस्तों लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा। और 1830 में भी जो कहा जाए जो सती प्रथा का अंत किया गया था दोस्तों, वो राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। और जो कि 1830 में एक और एक्ट आया था दोस्तों, जिसमें ठगी प्रथा का अंत किया गया था, वो कर्नल स्लीमैन की सहायता से किया गया था दोस्तों। और अगर कहा जाए तो जो पिंडारियों का उन्मूलन है दोस्तों, किस वायसराय ने किया था, तो किया था पिंडारियों का जो उन्मूलन है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था दोस्तों। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर। जो फेट कप हार्ट अवार्ड है, वो जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी दोस्तों? जो फेट कप हार्ट अवार्ड है, वो सबसे पहला किस भारतीय ने जीता दोस्तों? दीपा मलिक ने, साइना नेहवाल ने, सानिया मिर्जा ने, या मेरी कॉम ने दोस्तों? तो दोस्तों अगर इसको हम देखें तो ये ऑप्शन से भी क्वालिफाई किया जा सकता है दोस्तों। दीपा मलिक जो एथलेटिक्स से संबंधित, पैरा एथलेटिक्स से। और जो साइना नेहवाल है दोस्तों, एक ये बैडमिंटन से संबंधित है। जो सानिया मिर्जा है दोस्तों, तो वो टेनिस खेल से संबंधित है। जो मेरी कॉम है मुक्केबाजी से संबंधित है। और अगर जो दोस्तों फिट कप हार्ट अवार्ड है, ये दोस्तों टेनिस खेल में दिया जाता है। तो टेनिस की तो एक ही मात्र ऐसी खिलाड़ी है दोस्तों जिनमें से, वो है सानिया मिर्जा। तो भारत की पहली महिला ऐसी है जिसने ये फेड कप जीता है दोस्तों। और अगर देखा जाए जो फेड कप है, वो महिलाओं को दिया जाने वाले टेनिस में पुरस्कार है दोस्तों। और अगर पुरुष में देखा जाए दोस्तों, तो बताइए दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? तो वो है डेविस कप। डेविस कप दोस्तों जो पुरुषों को दिया जाता है। और जो अभी ये फील्ड कप है दोस्तों, किस देश ने जीता है? तो जीता है फ्रांस ने जीता है दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में FIR द्वार योजना जो है, अभी हाल ही में FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, या राजस्थान ने? जो हाल ही जो FIR के जो सिस्टम है दोस्तों, मतलब पुलिस आएगी आपके घर में, आपसे FIR करवाएगी दोस्तों, मतलब आपको या पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। तो वो कौन से राज्य ने चालू किया दोस्तों? वो मध्य प्रदेश ने चालू किया दोस्तों। और कई कई ऐसे योजनाएं चालू की दोस्तों, जैसे रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश ने चालू किया है। और इंतजार आपका, ये भी एक योजना चालू की है दोस्तों मध्य प्रदेश ने। और दिल्ली ने चालू किया, जैसे 5T प्लान है दोस्तों, और ऑपरेशन शील्ड है दोस्तों। जो ये सब कार्यक्रम चालू किए हैं कोरोना के दौरान दोस्तों। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने भी कई योजनाएं चालू की हैं दोस्तों। और इन्होंने अभी एक योजना के तहत करीबन 25 करोड़ पौधे लगाए दोस्तों। और राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में एक इंदिरा गांधी मुफ्त भोजनालय योजना भी अभी चालू की गई दोस्तों, जिसके तहत 8 रुपये में मुफ्त भोजन दिया जाएगा। और ये एक अच्छी, मतलब काफ़ी बड़ी एक योजना के तहत चालू किया गया है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वन्य जागरूकता केंद्र किस जिले में स्थित है? जो मध्य प्रदेश का एक वन्य जागरूकता केंद्र है दोस्तों, वो किस जिले में स्थित है? रायसेन में, भोपाल में, इंदौर में, या जबलपुर में? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा इसका आंसर इंदौर दोस्तों, ऑप्शन सी। जो वन्य जागरूकता केंद्र है वो इंदौर में स्थित है दोस्तों। अगर कहा जाए दोस्तों जो वन प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी एक मध्य प्रदेश की एक जिले भोपाल में स्थित है दोस्तों। और अगर देखा जाए जो देश का पहला जो टाइम बैंक है दोस्तों, वो भी भोपाल में स्थापित किया गया है। और जो देश का पहला अगर कहा जाए जो गार्बेज क्लिनिक है दोस्तों, वो भी भोपाल में स्थापित किया जा चुका है दोस्तों। और जो मध्य प्रदेश का जो दोस्तों जो खंडपीठ है न्यायालय का, वो जबलपुर में स्थित है। और जो जबलपुर के जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो वो है अजय कुमार मित्तल दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री किसको बनाएगा दोस्तों? जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में अभी दोस्तों अभी मंत्रिमंडल तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री किसको बनाया गया है? गोविंद सिंह राजपूत को, एदल सिंह को, विश्वास सारंग जी को, या फिर प्रभुराम चौधरी को दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन डी, प्रभुराम चौधरी को दोस्तों। और ये अभी हाल ही में गठित मंत्रिमंडल है दोस्तों। और जो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों। और जो राज्यपाल है दोस्तों वो कौन है दोस्तों? तो वो लक्ष्मीकांत है दोस्तों, लक्ष्मीकांत वाजपेयी दोस्तों। और अगर देखा जाए जो अभी ये चौथी बार ये CM बने दोस्तों, अभी एक चुनाव में ही कुछ ऐसा मुद्दा चला था इनका कांग्रेस और बीजेपी का, इसके तहत यह भी मामला सुलझा है दोस्तों, जिसमें जो CM है वो शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला जो भाग होता है वो क्रोड किसका बना होता है दोस्तों? जो क्रोड होता है दोस्तों कुल मिलाकर वो किसका बना होता है? तांबा और जस्ते का,
निकिल और तांबे का, लोहा और जस्ते का, लोहा और निकिल का। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो होगा लोहा और निकिल का दोस्तों। जो पृथ्वी का जो क्रूड होता है वो अगर कहा जाए तो द्रव रूप में होता है दोस्तों, और जो द्रव बना होता है वो दोस्तों वो लोहा और निकिल का होता है दोस्तों, और ये लिक्विड रूप में होता है। और अगर कहा जाए तो जो पृथ्वी की जो संरचना है दोस्तों वो 3 परतों से मिलकर बनी हुई है, सियाल, सीमा, नीफे। जो दोस्तों सियाल होता है वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम से। जो सीमा होता है वो सिलिकॉन तथा मैग्नीशिया से बना होता है दोस्तों। और जो नीफे यानी क्रूड वो लोहा तथा निकिल का बना होता है दोस्तों। अगर कहा जाए जो क्रूड है दोस्तों तो कितनी गहराई तक है, मतलब या कहा जाए जो पृथ्वी की त्रिज्या है दोस्तों वो कितनी है दोस्तों? तो लगभग 6000 के आसपास है दोस्तों। और जो अगर इसकी त्रिज्या निकालनी हो दोस्तों तो इसमें जो विषुवत व्यास है दोस्तों 12,756, उसमें से 2 से आप भाग दे देंगे तो उसकी त्रिज्या निकल आएगी दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? अमीटर मतलब क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? विद्युत धारा, विभवांतर, वायु की चाल या उच्च ताप। अगर देखा जाए जो अमीटर है, अमीटर दोस्तों जो विद्युत धारा का मापक होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और अमीटर जो विभवांतर है दोस्तों, विभवांतर से जो है वोल्ट मीटर से मापा जाता है दोस्तों विभवांतर। और जो वायु की चाल होती है दोस्तों वो किससे मापा जाता है? वायु की चाल जो होती है दोस्तों अमीटर से वो क्या किससे दोस्तों वो उससे एनीमोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। और जो उच्च ताप होता है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। और जो उच्च ताप होता है जो पायरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों वो विकिरण के प्रभाव पर या उसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि सूर्य न हो तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? अगर सूर्य नहीं है दोस्तों तो जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देगा? नारंगी, नीला, पीला या फिर काला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा ऑप्शन डी, काला। अगर जो देखा जाए अगर कहा जाए तो इस ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आता है कि सूर्य के पास या फिर उसके अंदर या कोई भी बैठा हो, इसका ऑप्शन काला ही लगाना दोस्तों। इसका ज़्यादातर आंसर ये काला करके ही आता है। अगर आपको कुछ अगर याद ना हो या फिर आपको लगाना हो इमीडिएट आंसर तो आप ये लगा सकते हैं, काला आंसर। और दोस्तों अगर कहा जाए जो रंगों का जो कई रंगों से मिश्रण भी बनता है दोस्तों, जो अगर कहा जाए जो 7 रंग होते हैं दोस्तों उनका जो मिश्रण होता है वो कौन सा होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है। अगर जो उसको कहा जाए जो पूरक रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा, नीला होते हैं दोस्तों। अगर जो कहा जाए जो हमारा एलईडी टीवी या इनमें जो रंग बनते हैं दोस्तों वो किन से बनते हैं? तो वो पूरक वर्णों से ही बनते हैं, जो कि लाल, हरा, नीला होते हैं दोस्तों। अगर कहा जाए तो ये जो कई रंगों का मिश्रण होता है दोस्तों, जो लाल और हरे रंग का मिश्रण क्या होता है दोस्तों? तो लाल और हरे रंग का मिश्रण होता है वो होता है पीला। और अगर देखा जाए नारंगी यानी दोस्तों नीला और हरे रंग का मिश्रण क्या होता है? तो होता है मेजेंटा कलर दोस्तों। और अन्य ऐसे ही आप और भी ऐसे कलर याद कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पैदल सेना स्कूल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताइए दोस्तों, भोपाल, सागर, देवास या फिर इंदौर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो पैदल सेना स्कूल है दोस्तों इसको इन्फेंट्री स्कूल भी कहा जाता है, और इसका आंसर सही होगा दोस्तों इंदौर में स्थित है पैदल सेना स्कूल दोस्तों। और जो देवास है दोस्तों, देवास में क्या है दोस्तों? तो वो एक प्रिंटिंग प्रेस भी है दोस्तों देवास में, न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस और करेंसी प्रिंटिंग प्रेस भी है दोस्तों। और फिर जो सागर है, सागर भी एक प्रमुख शहर है दोस्तों। और जो भोपाल है वो तो मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। और भोपाल के बारे में मैंने अभी डिस्क्राइब कर दिया दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य का जंतर मंतर किस जिले में दोस्तों? देवास में, उज्जैन में, इंदौर में या फिर भोपाल में। अगर जो दोस्तों अगर कहा जाए जो राज्य में जो जंतर मंतर है दोस्तों, और वो पाँच स्थापित किए गए हैं दोस्तों, वो सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित किए गए हैं। और जो अगर जो मध्य प्रदेश का आंसर सही होगा वो है उज्जैन दोस्तों। और जो 5 है दोस्तों अगर उनके बारे में भी जान लिया जाए, जैसे पहला है जयपुर में स्थापित किया गया, दूसरा दिल्ली में स्थापित किया गया दोस्तों, उज्जैन में स्थापित किया गया, मथुरा में स्थापित किया गया दोस्तों, और वाराणसी में स्थापित किया गया दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो इसको मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चनों में भी बता दिया है दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या फिर चीन। तो दोस्तों जो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है दोस्तों चीन। और अगर अन्य ऑप्शन की अगर देखे जाए आंसर, जो दोस्तों ब्राज़ील है कॉफ़ी और कहवा उत्पादन में दोस्तों। और जो ब्राज़ील का एक बंदरगाह है दोस्तों, जो सेंटोस बंदरगाह है दोस्तों, उसे एक कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। और दोस्तों ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया दोस्तों। लेकिन अगर कहा जाए जो ब्राज़ील का वो शाओ पोलो बंदरगाह है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहवा बंदरगाह कहा जाता है दोस्तों।
और जो भारत में भी कई अभी दुग्ध उत्पादन पहले स्थान पर आ गया दोस्तों, और कुछ समय पहले चीनी उत्पादन में भी आ गया था। और जो अमेरिका है वो सोयाबीन उत्पादन पहले स्थान पर स्थित है दोस्तों। और जो सोयाबीन हो गया और फिर अन्य कई चीज़ों मक्का उत्पादन में भी अमेरिका पहले स्थान पर है दोस्तों। और अगर जो अमेरिका है दोस्तों अभी पेट्रोलियम उत्पादन में दूसरे और तीसरे नंबर पर भी रह चुका है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जून को, 21 जुलाई को, 11 जुलाई को या 1 मई को? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11 जुलाई दोस्तों। 11 जुलाई को विश्व जनगणना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर देखा जाए जो विश्व की सबसे पहली जनगणना दोस्तों किसने कराई थी दोस्तों? वो किसने कराई थी बताइए दोस्तों? इसका आंसर आप देंगे दोस्तों। जो अगर जनगणना के बारे में अगर पढ़ लिया जाए दोस्तों तो क्या होगा, जो भारत में पहली जनगणना है वो 1872 में कराई गई थी दोस्तों, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और अगर जो कहा जाए तो भारत की जो पहली नियमित जनगणना है दोस्तों वो कब कराई गई थी? तो 1881 में कराई गई थी दोस्तों। और ये 1881 में किसके शासनकाल में दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में करवाई गई थी दोस्तों। और जो ये जनगणना है दोस्तों नियमित जनगणना के आधार पर, इसका तात्पर्य ये है कि जो पहली जनगणना में सिर्फ ऐसे ही आंकड़ों के आधार पर भी ऐसे ही अनुमान लगाया गया था दोस्तों। और लेकिन जो 1881 में की गई थी वो वास्तविकता जनगणना की गई थी दोस्तों, जिसमें मतलब हर एक व्यक्ति को मतलब शामिल किया गया था दोस्तों। और अगर देखा जाए जो अन्य कई ऐसे दिवस मनाए जाते हैं दोस्तों, जैसे 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस दोस्तों, सॉरी राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों। जो विश्व युवा दिवस है दोस्तों वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। जैसे राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया दोस्तों वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया दोस्तों वो 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अगर देखे जाएँ ऐसे ही जो राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिनमें दोस्तों कन्फ्यूज़न होता है, अगर आप कहें दोस्तों तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूं दोस्तों, जिसमें आपको जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएगा। और अन्य कई ऐसे, अगर आप कमेंट करिए दोस्तों, बताइए आपको क्या चाहिए, बस उस बेसिक पे आपको मतलब पूरा कंटेंट मिलेगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है दोस्तों? जो अगुलहास जलधारा है दोस्तों ये एक गर्म जलधारा है दोस्तों। तो वो कहाँ पर बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या फिर अन्य किसी सागर में दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो अगुलहास जलधारा है दोस्तों वो बनती है हिंद महासागर में दोस्तों। जो कहा जाए जो अगर जो मतलब जो स्टूडेंट जो मैप की अच्छी तैयारी करता होगा या जानता होगा उसके बारे में दोस्तों, तो ये बिल्कुल इसका आंसर बता सकता है। और जो अगुलहास जलधारा है दोस्तों जो मेडागास्कर द्वीप है जो हिंद महासागर में दोस्तों, उसके दाहिने ओर पर बहती है दोस्तों। और ये भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर चलती है। अगर देखा जाए दोस्तों जो एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा है। अगर इसकी कुछ ट्रिक जाननी हो दोस्तों, जो भूमध्य सागर के ध्रुव की ओर जाती है दोस्तों तो गर्म जलधारा कहलाएंगी, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही हो तो वो कहलाएंगी ठंडी जलधाराएं। जैसे दोस्तों कनारी की जलधारा हो गई वो ठंडी जलधारा है। ये क्या होती है दोस्तों? तो कनारी की जो जलधारा है वो यूरोप महाद्वीप से होते हुए ये कनारी से होते हुए जाती है, जो कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाती है, जो कि जाते जाते ठंडी हो जाती है दोस्तों, इसलिए उसे कनारी की जलधारा कहा जाता है। और जैसे फोकलैंड की जलधारा हो गई दोस्तों, और भी अन्य कई ऐसी जलधाराएं हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो चोटी है वो कौन सी है? अन्नामलाई, दोदा बेटा, थाल या गॉडविन ऑस्टिन? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसमें एक टाइपिंग एरर हो गया दोस्तों, वो अनाईमुडी होगा दोस्तों। जो अन्नामलाई की श्रेणी पर स्थित है दोस्तों। अगर जो कहा जाए जो शिखर है वो अनाईमुडी है, और जो श्रेणी है वो है अन्नामलाई दोस्तों। और जो दोदा बेटा है वो दक्षिण भारत की दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और जो गॉडविन ऑस्टिन है दोस्तों कहा जाए तो पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। और लेकिन ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है दोस्तों। और जो ये मतलब कहा जाए तो पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन भारत अभी भी इसको अपना हिस्सा ही मानता है दोस्तों, और ये है भी भारत का हिस्सा। तो अगर कहा जाए तो ये भारत के हिस्से में ही है गॉडविन ऑस्टिन, K2 इसका नाम है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो सुएज नहर है वो किन को जोड़ती है? जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर व लाल सागर को, हिंद महासागर व भूमध्य सागर को, लाल सागर व हिंद महासागर को, प्रशांत महासागर व भूमध्य सागर को? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है दोस्तों। और जो सुएज नहर है दोस्तों जो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई कितनी है? वो है 255 मीटर दोस्तों। और जो सुएज नहर है दोस्तों, सुएज नहर का जो निर्माण है दोस्तों कब किया गया था? तो 1869 में किया गया था फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा।
और जो सुएज नहर का दोस्तों वो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, वो कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। और जो सुएज नहर का निर्माण फर्डिनेंड डी लेसेप्स आर्किटेक्ट के द्वारा किया गया था। और अन्य कई नहरें जैसे पनामा नहर एक प्रमुख नहर है दोस्तों, और इसका जो पहले कहा जाए तो जो कार्यवाहक कौन सा कर रहा था दोस्तों, तो कर रहा था अमेरिका। वो जो 1900 ईस्वी में फिर जो पनामा का जो अधिकार है वो पनामा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया था दोस्तों। और जो पनामा है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है दोस्तों। और जो पनामा है एक अगर कहा जाए तो एक टेक्निकली टाइप की जो नहर है दोस्तों, कि जैसे नहर आएगी तो जैसे दरवाजा टाइप का खुलता है या उठता है, तो उस टाइप की नहर है दोस्तों। ये बहुत ही टेक्निकली रूप से बनाई गई 1914 में दोस्तों। और अगर जैसे कील नहर है दोस्तों, वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और जो ये सुएज नहर है दोस्तों, जितने यूरोपीय यात्री हैं दोस्तों ये इससे ही होकर आते हैं, जो कि करीबन 700 से 800 किलोमीटर की यात्रा को बचाते हैं और जो भारत में आने के लिए। और जो कहा जाए जो अन्य कई ऐसी यात्राएं जो है सुएज नहर के द्वारा ही की जाती हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा बुध दोस्तों, ऑप्शन सी। बुध सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों। और जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों अगर कहा जाए तो बृहस्पति दोस्तों। और जो अन्य अन्य ऑप्शन देखे जाए दोस्तों, जो शनि है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। और मंगल ग्रह अगर कहा जाए दोस्तों, जो सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों किस ग्रह का है, तो मंगल ग्रह का, जिसका नाम है डिमोस दोस्तों। और जो नेपच्यून है दोस्तों, इसका नेपच्यून और इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो वो यूरेनस वो दोस्तों क्या नाम है दोस्तों, वरुण ग्रह, जो कि सूर्य और पृथ्वी सबसे दूर स्थित है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1 MB किसके बराबर होता है दोस्तों, 1000 KB, 100 KB, 124 KB या फिर 1024 KB दोस्तों? इसका आंसर बहुत ईजी है दोस्तों, आप बता ही सकते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो होगा 1024 GB होता है दोस्तों। और जो 1 MB होता है 1024 GB के। और अगर देखा जाए तो कई ऐसी संख्या है दोस्तों कि मतलब स्टोरेज में अब काफ़ी फास्ट हो गई है टेक्नोलॉजी दोस्तों। पहले जो हुआ करती थी दोस्तों 1.3 ऐसा कुछ आया करता था दोस्तों, जिसमें आप और फिर उसके बाद कैसेट आई, कैसेट के बाद ऐसी पेन ड्राइव वगैरह आ गई। अब तो ऐसा कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है दोस्तों। और जैसे मेगाबाइट 1024 GB KB के बराबर है दोस्तों। और अगर देखा जाए जो एक KB किसके बराबर होती है, तो वो 1024 किसके बराबर होती है, 1024 बाइट के बराबर होती है। और अगर देखा जाए जो सबसे छोटी जो वो होती है मतलब एक यूनिट होती है दोस्तों, वो निबल होती है। वो कितने बिट के बराबर होती है दोस्तों, तो 4 बिट के बराबर होती है। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। थैंक यू दोस्तों, मैं आपके लिए आज इतनी क्वेश्चन लाया था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों।